सभी श्रोताओं को आज व्याख्यान का जो भूमि विधान से संबंधित है कि 11वीं यानी कि 11वीं कड़ी सुनने का मौका मिलेगा। तो वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ लैंड लॉ। भूमि विवाद से संबंधित जो धारावाहिक व्याख्यान चल रहा है उसी कड़ी में आज का यह व्याख्यान संख्या 11 है। पिछले व्याख्यान में DCLR महोदय के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा था और कुछ प्रश्न उनके अनुत्तर रह गए और दोनों व्याख्यानों के बीच में जो गैप हुआ, जो अंतराल आया, इस बीच में बहुत सारा रिस्पांस आ रहा है और बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। उसमें आम जनता, किसान भाई, ऐसे ऐसे लोगों का प्रश्न मेरे पास आया है जिसमें साफ लिखा गया है कि मैं किसान हूँ, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ और अलग अलग शब्दों का, कोई बरबुर्दा का क्या माने होता है, कोई भावली का क्या माने होता है, खतियान से संबंधित ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो आज की इस कड़ी में उन सब शब्दों के बारे में नहीं, इसके बाद वाले कड़ी में जितने शब्द और जितने सवाल छोटे मोटे मेरे पास आए हैं, सभी सवालों का उत्तर मैं दे देना चाहूँगा ताकि जो विधिवत वैधानिक रूप से जो बातें आगे की कड़ी में कही जाएगी वो सभी के लिए होगा। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा, यह बार बार अनुरोध पहले भी हुआ है और न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा भी अनुरोध किया जाता था कि हिंदी में ही ज़्यादातर बोलने से ज़्यादा सुलभ और सर्वसुलभ होगा, और अधिवक्ताओं की ओर से भी अनुरोध है। अब तो आम जनता भी धीरे धीरे जुट रही है, उससे भी हमको बराबर ये उत्साहवर्धन मिल रहा हो रहा है कि नहीं, जितना सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया जाए। तो जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में कहा था, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 जो DCLR महोदय ने दिया था उसका उत्तर दिया जा चुका है। आज प्रश्न संख्या 6 एवं अन्य प्रश्नों के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे और उसमें जो उत्तर मेरे स्तर से हो सकता है, जो वैधानिक पक्ष है, उसको मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रश्न से ज़्यादा उनका जो एक विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ता से जो प्रश्न करके समाधान चाहते हैं, वैधानिक समाधान, उससे ज़्यादा उनका प्रश्न जो है उनके भीतर छिपे एक एंग्विश जो लगता है कि उनके वरीय पदाधिकारी या सरकारी स्तर पर जो सक्षम पदाधिकारी हैं या सरकार के जो निर्णय भूमि विवाद से संबंधित मामलों में हो रहे हैं या जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता को और जो न्यायालय में न्याय पाने के लिए आ रहे हैं वैसे व्यक्तियों को परेशानी हो रही है, देख के जो उनके मन में भाव उबड़ा उसको इसमें उन्होंने सम्मिलित कर दिया, प्रश्न के रूप में मेरे पास रखा है, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इसलिए जहां तक संभव होगा जो वैधानिक पक्ष है उसको हम प्रश्न का उत्तर हल कर देंगे, और जो मेन है एक्ट के हिसाब से वकास्त भूमि का, वो मेन अटैक पहले BT एक्ट के बारे में बताएंगे और BT एक्ट के बारे में तब लैंड रिफॉर्म से बताएंगे और तब दोनों का जॉइंट कंसिक्वेंसेस बताएंगे। और जब ये बताएंगे इसी बीच में सर्वे के ऊपर स्पेशल अलग क्लास होगा। ऐसे पहले भी मेरा लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध है, जो जानना चाहते हैं सर्वे के बारे में वो सर्वे के ऊपर 3, 4 या 5 लेक्चर अवेलेबल है। अलग से भी खतियान के बारे में उसमें लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने पूछा है रजिस्टर D क्या होता है, तो ये सब पहले भी हम बता चुके हैं। और एक मेरा बहुत बड़ा जो लेक्चर है लैंड लॉ के ऊपर 2 घंटा 40 मिनट का, उसमें बहुत सारे सर्वे के डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले भी किया गया है, उसको दिखाया गया है यूट्यूब पर, जो कैसा होता है वो डॉक्यूमेंट उसको और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में
विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति या न्यायिक पदाधिकारियों को भी आज के तारीख में नहीं मालूम है, और पहली बार उनको सुनने पर आश्चर्यजनक भी लगा है और समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो छठा प्रश्न आज का है, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जिस बकास्त मालिक जमीन का लगान लगता था उसका जमींदारी रिटर्न दिया गया था। ये प्रश्न इनका दिग्भ्रमित करने वाला है। अगर इनका कहने का तात्पर्य दूसरा है तब ऐसा संभव हो सकता है। मैंने पहले बता दिया है कि जो रैयती जमीन है किसी कारण से वो जमींदार के कब्जे में है, वही कारण मैंने बताया था कि 3 कारण से होता है, एबंडनमेंट, सरेंडर या ऑक्शन सेल। ये 3 में से कोई कारण अगर हुआ हो और उसके वजह से जमींदार के कब्जा में आया हो, और अगर उनका कहने का तात्पर्य यही है कि बकास्त बनने के पहले उसका लगान लग रहा था, तब तो ठीक है, तब तो वो रैयती था, तब क्वेश्चन फ्रेम करने में उनसे गलती हुई। और अगर उनका ये कहना है कि बकास्त भूमि का लगान लगता था, तो ये एकदम गलत है, उनको जानकारी नहीं है। ये जान लीजिए कि जो भी बकास्त भूमि थी, वो बकास्त भूमि जब तक वो बकास्त नहीं बना था, बकास्त बनने के पूर्व की स्थिति में अगर वो रैयत के पास था, रैयती था, तो रैयत द्वारा लगान दिया जाता। लेकिन अगर वो बकास्त जमींदार के कब्जे में आ गया और जमींदार उसको खास जोतवाद करने में लगा, तो जमींदार का पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, तो वो उसका लगान नहीं देता था, उसका लगान नहीं लगता था। इसलिए रिटर्न में उस बकास्त को लगान के साथ रिटर्न दिया जाना जरूरी नहीं था और नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ स्थिति में ऐसा पाया गया है, कुछ केसेज में पाया गया है कि जमींदारी उन्मूलन के समय ज्यादा मुआवजा लेने हेतु वैसे बकास जमीन का भी जमींदार ने अंतिम समय में लगान निर्धारित कर दिया। तो लगान निर्धारित किसके पक्ष में करेंगे? तो अपने फैमिली मेंबर, रिलेशंस, सर्वेंट्स वगैरह, जिसको कि फर्जी बोला जाता था, फर्जी का मतलब बेनामी, वो बेनामी रैयत बना के लगान लगा देते थे। अपने लगान लगाने का अपने प्राइवेट जमीन पर जमींदार का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि 1793 के परमानेंट सेटलमेंट में हुआ था। इसलिए ये प्रश्न का 2 तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन दोनों तरह से प्रश्न पूर्णतः सही नहीं है। तो उसका उत्तर यही है कि जो जमीन जमींदारी उन्मूलन के पहले रैयत जोतता था और उसका लगान देता था, और 3 में से किसी एक विधि से वो जमींदार के कब्जे में आ गया, जमींदार खुद जोतने लगा, यानी कि अपने नौकर चाकर, कमियां, मजदूर, किसी के द्वारा वो खेती करवाता था या उसके देख रेख में कोई मैनेजर करता था, तो उसको पर्सनल कल्टीवेशन कहते हैं, और खास कब्जा उसको बोलते हैं। खास कब्जा में रहने के कारण वो किसी को लगान नहीं था, क्योंकि लगान लेने वाला तो जमींदार था। अंग्रेज तो एक फिक्स कर दिया परमानेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट किसको किया? अंग्रेज ने सेटलमेंट किया जमींदार को, तो सारा जमीन तो जमींदार का हो गया। तो अभी जमींदार डिसाइड करेगा कि कौन जमीन किसको देगा, कौन अपने रखेगा नहीं रखेगा। वो अगर नहीं भी जोतेगा, पर्ची रखेगा, उसके जमींदारी में 100 बीघा जमीन पर्ची है, तो जो फिक्स्ड कर दिया अंग्रेज के द्वारा वो सेटलमेंट एग्रीमेंट, परमानेंट सेटलमेंट में, तो उतना तो उसको देना पड़ेगा जो वो रेंट फिक्स कर दिया। अब वो शो कर रहा है जैसे कुछ ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का जैसे आज कंसेप्ट है। तो जमींदार लोग एक बार जो सेटलमेंट हो गया और जितना पर हो गया उतना तो देता था अंग्रेज को। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई जमीन आया तो शो कर दिया कि तो रेंट पेएबल नहीं है। अब उसके लिए कहीं पर कोई एक्शन लिया गया और डिस्प्यूट हो गया अंग्रेज शासन से और जमींदार के बीच में, तो ऐसा कोई मामला यहाँ बिहार में देखने को नहीं मिला और हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन ये संज्ञान में आया है, और चूंकि वो लोग जमींदारी जाने के समय जान गए जमींदार लोग कि ये जमीन का तो हम कोई मालगुजारी रेवेन्यू दे नहीं रहे हैं अंग्रेज को, ही तो हमारे खास कब्जा में है। तो रिटर्न के समय अगर हम इसो कर देते हैं, मान लीजिए कि किसी को 100 बीघा बकास था, रैयत का लगान तो दे दिया रिटर्न जमाबंदी, और 100 बीघा का तो कोई लगान था नहीं,
तो उसका खास कब्जा था। तो उस 100 बीघा को अपने 2-3-4 आदमी के नाम में वो लगान निर्धारित कर दिया। वो तो उसी को अधिकार था लगान निर्धारित करने का, लग्गित में, यानी कि लग्गित में नाम दर्ज करके और लगान उसमें नोट कर दिया और रिटर्न में लिख दिया कि रैयत का नाम सो एंड सो। तो अपने फैमिली मेंबर्स का उसमें तो कोई बार नहीं था, कोई भी रैयत हो सकता था। तो कर दिया, उसका लगान शो कर दिया और 1-2 रसीद काट दिया। जब से किया रसीद काट दिया, अपना रिकॉर्ड बना लिया और रिकॉर्ड बना के रिटर्न दे दिया। तो अब वो जमीन को तो लगान, उसको कहा जा सकता है कि बकास जमीन का लगान लग रहा था। जब तक बकास था तो लगान नहीं लग रहा था। तो ये प्रश्न जो है, जमींदारी उन्नयन को पूर्व जिस बकास मालिक जमीन का लगान लगता था उसका जमींदारी रिटर्न दिया गया था, दिया। अगर वो खुद बकास्त करके दिया तब सरकार उसको लगान निर्धारित करेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जिसका लगान ही नहीं लगता था उनका जमींदारी रिटर्न में उल्लेख भी नहीं होगा। ये इनका हाइपोथेटिकल है। अगर लगान नहीं लगता था और उस रिटर्न जमाबंदी में नहीं उल्लेख किया है जमींदार ने, तो सरकार का हो जाएगा। तो कोई ऐसा जमींदार होगा, हो सकता है कहीं किसी से भूल चूक हो या कोई गलती हो, या उसका जो इम्प्लाई गुमस्ता पटवारी किसी ने गलती किया हो रैयत से मिलके या और किसी कारण से, तो ऐसा हो सकता है केस, जो कि मेरे संज्ञान में नया और हमको भी पढ़ने सुनने जो कानून की किताब में पढ़ा है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें इस तरह का फैक्ट्स नहीं मिला है। तो इसलिए ऐसा हाइपोथेटिकल है, यानी कि काल्पनिक प्रश्न जो इनके जेहन में आया है बहुत सारा कंफ्यूजन होने के बाद, इसलिए ऐसा उनके दिमाग में आया होगा, ये हो सकता है। तो ये एक्चुअली सेपरेट टॉपिक है। बीटी एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स का ज्वाइंट जब चलेगा व्याख्यान, उसमें इसको और डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही है कि लगान जैसे ही लगने लगा तो बकास्त नहीं रहा, तो वो किसी के नाम से हो, वो रैयत हो गया और भूतपूर्व जमींदार तो जमींदार था ही। और उसी लगान के आधारित पर रिटर्न जमाबंदी दिया, रिटर्न जमाबंदी उसी के आधार पर जो टोटल नेट इनकम लगान से दिखाया उसी के आधार पर मुआवजा सरकार ने निर्धारित किया, उसको मुआवजा दिया। अब सरकार जो है फिर उसी लगान को बेसिस मान करके रैयत से लगान लेने लगी। रजिस्टर 2 में नाम एंट्री हुआ और जिसका की लगान निर्धारित नहीं हुआ, सीधे लिख दिया जमींदार ने बकास, और बकास लिख के रिटर्न दे दिया, तो सरकार उसको लगान लगाई और वो जमींदार उस बकास जमीन का रैयत माना गया। और उस जमींदार ने या तो एप्लीकेशन दिया या गवर्नमेंट की तरफ से सुओ मोटो उसको रेट फिक्सेशन करने का अधिकार है, फिक्सेशन करके जमींदार जो रैयत बन गया, जमींदार का स्टेटस चेंज हो गया रैयत का, सरकार का स्टेटस हो गया जमींदार का। सिर्फ फर्क क्या हुआ कि जो जमीन 1-1 इंच का मालिक पहले था ब्रिटिश राज में, अंग्रेज हुकूमत पर जब देश था उस गुलाम था तो सब पर उसका कब्जा था, वही मालिक था। और वो मालिकाना हक जमींदार को दिया, तो जितना हक दिया उतना जमींदार को हो गया। अब अंग्रेज चला गया तो अंग्रेज के जगह पर भारत सरकार, आजाद भारत में जो सरकार बनी वो भारत सरकार हो गई। और जो संघीय व्यवस्था बना संविधान के अनुसार, राज्य सरकार अलग और केंद्र सरकार अलग। तो जिस राज्य में जो भूमि थी तो वहां पर जो अंग्रेज का लोकल शासन था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके जगह पर आज स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यानी कि राज्य सरकार हो गई। और राज्य सरकार जमींदार हो गई, यानी कि मालिक हो गई, 1-1 इंच का मालिक राज्य सरकार हो गई। और जो जमींदार था और उसके पास जमीन रह गया, उसका खुद खास जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, गैर मजबूआ खास जमीन हो, गैर मजबूआ मालिक जमीन हो, या बकास या जीरात जमीन हो, जो भी इस तरह का जमीन रहा, वो जमींदार उसके लिए रैयत हो गया। और रैयत हो गया तो किस प्रावधान में हुआ, ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का प्रावधान है, वो सेक्शन 4, 5, 6, 7, उस पर विस्तृत व्याख्या किया जाएगा। लेकिन उसी के हिसाब से हम ये बता रहे हैं, उसी के हिसाब से जो रूल बना और जो प्रिंसिपल आज तक अप्लाई हो रहा है, जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने प्रतिपादित किया है, उसके आधार पर कलेक्टर लैंड का रैयती हो गया। और रैयत हो गया कौन, जो भूतपूर्व जमींदार था। अगर वो नहीं बचता है तो उसका बाल बच्चा, चूंकि रैयती राइट हेरिटेबल राइट है। अगर बिहार में जो यहाँ के कानून है उसके हिसाब से कोई रैयत मर गया तो उसका बेटा रैयत हो जाएगा, बेटा मर गया तो पोता रैयत हो जाएगा। तो जैसे हिंदू कानून है, पुराना हिंदू कानून जो बाद में तब्दीली हुआ, तो हिंदू कानून जो पर्सनल लॉ है, जो हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, उसके हिसाब से भी बाप मर गया तब बेटा का हक होता है, बेटा के बाद पोता का हक होता है। जैसे वंशानुगत चलता है जिसको उत्तराधिकार बोलते हैं, उसी हिसाब से रैयती राइट यानी खेत रखने, खेत जोतने,
पैदावार करने का जो किसान का हक है उसी को रैयती राइट बोलते हैं, और उस किसान को रैयत बोलते हैं। उसी के बाल बच्चे को अधिकार अपने आप मिलते जाता है। जबकि दूसरे प्रांतों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ये हक जो है डिक्लेयर करना पड़ता। वहाँ जो लोकल एक्ट बना, वहाँ का जो क्षेत्रीय कानून बना, उसके हिसाब से उसको रैयती राइट के लिए एक प्रक्रिया अपनाना पड़ता है कानूनी, और उस प्रक्रिया के अनुसार उसको रैयत डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है, तब वो रैयत माना जाता है। तो इसलिए इसी प्रश्न में समाहित है, जमींदारी रिटर्न में उल्लेख ही भी नहीं होगा। जमींदारी रिटर्न से बकास मालिक जमीन की रैयती कैरेक्टर से क्या लेना देना, इनका प्रश्न है। जमींदारी रिटर्न से बकास मालिक जमीन की रैयती कैरेक्टर से क्या लेना देना, ये प्रश्न इनका प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है। फिर भी मैं इनके प्रश्न को समझ गया हूं, और समझ के ही मैं ये उत्तर दे रहा हूं। इस सेपरेट टॉपिक है जो कि लैंड रिफॉर्म्स और बीटी एक्ट दोनों का मिश्रित जहां पर होगा व्याख्यान, उसी से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न का मैंने पहले भी थोड़ा उत्तर दिया था, अभी भी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट में फिर उसको दोहरा देता हूं कि जो जमीन रिटर्न जमाबंदी में रैयत के रूप में दिखाया गया, जमींदारी उन्मूलन के बाद वो रैयत का रैयती पूर्ववत रह गया, उसमें सरकार को कोई हक नहीं पहुंचा। जो जमीन पहले से रैयत के कब्जा में था, लेकिन 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार से, यानी कि रैयत छोड़ करके भाग गया, जमींदार ने कब्जा कर लिया, या रैयत ने किसी कारण से जुल्म से तंग आकर के, विवाद के कारण, या बकाया मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण वो जमींदार को सौंप दिया, छोड़ दिया जमींदार को कि ले लीजिए जमीन, हमसे नहीं चलेगा, हम नहीं खेती करेंगे, हम लगान नहीं दे सकते हैं, तो उसको सरेंडर बोलते हैं। या तो सरेंडर कर दिया, छोड़ के भाग गया, उसको अंग्रेजी में अबंडनमेंट बोलते हैं। या मालगुजारी नहीं दिया, बकाया हुआ, तो जमींदार ने मालगुजारी वसूली के लिए केस कर दिया, जिसको रेंट सूट कहते थे, और उसमें डिग्री करा लिया, और डिग्री के वसूली में उसका जमीन नीलाम करा के फिर अपने कब्जे में ले लिया। उसको उस जमाने में उर्दू में बोला जाता था नीलामी को बै सुल्तानी। बै सुल्तानी, बै का माने बिक्री, और सुल्तान का मतलब राजा। तो राजा के तरफ से, माने कोर्ट के द्वारा जो ऑक्शन हुआ, नीलाम हुआ, तो बै सुल्तानी हुआ। बै सुल्तानी के बाद जो कब्जा लेता था, डिलीवरी ऑफ पोजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसको बोला जाता था दखल देहानी। तो जो बै सुल्तानी और दखल देहानी के जरिए आया, यानी कि रेंट सूट फाइल हुआ, रेंट सूट के बाद वो डिग्री बनी, डिग्री का जब इजराय हुआ, इजराय में वो सेल सर्टिफिकेट बना, जो बै सुल्तानी हुआ, यानी कि बिक्री जिसको कहते हैं। वो बिक्री के बाद सरकारी प्रावधानों के अनुसार जो कानून था और नियमानुसार, कोर्ट के नियमानुसार इजराय हुआ, इजराय में दखल कब्जा दिया गया, तो वो जो जमींदार के खास जमीन हो गया, तो वो इसका कैरेक्टर फिर बकास्त का हो गया। तो वो जमीन जमींदार ने अपने पास में रखा 3 प्रकार से, किसी भी प्रकार से, तो किसी को लगान दिया नहीं। आज जब लगान नहीं दिया, तो रिटर्न जमाबंदी देने के समय उसने बकास शो कर दिया, या खुद काश शो कर दिया, या खास कर दिया, किसी भी तरह से, तो वो रैयत बन गया। और वो स्वयं जाकर के सरकार को कहे कि हमको लगान निर्धारित करिए, तो उस पर निर्धारित हो गया। अगर वो स्वयं नहीं कहा, तो सरकारी कर्मचारी उसका लगान निर्धारित करके उससे नोटिस दे करके लगान वसूल लिया। अगर लगान दिया गया, लगान लिया गया, और लगान निर्धारित होने के बाद ही हो सकता है, तो इस प्रक्रिया से वो रैयत बन गया, और सरकार तो जमींदार बन ही गई। आज भी सरकार ही जमींदार है। और जहां पर ये कोई प्रक्रिया नहीं हुई, न जमींदार ने कोई उस पर कदम उठाया, न जमींदार के खानदान के किसी उसके उत्तराधिकारी ने उठाया, और सरकार की नज़र में भी शुरू में 55-56 से लेकर 60-65-70 तक किसी किसी कारण से किसी क्षेत्र में अगर नहीं रहा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज के तारीख में अगर ये प्रश्न आता है, तो वो जमीन जब किसी ने क्लेम ही नहीं किया, किसी ने अप्लाई ही नहीं किया कि पहले से मेरा कब्जा था, तो जमीन सरकार की होगी। तो इसलिए जो संकल्प पत्र में निर्देश दिया गया, तो वैसा जमीन सरकार में निहित हो गया। बकास रहते हुए भी सरकार में निहित हो सकता है, उसका जनरल जो कानून हुआ, जो साधारण नियम हुआ, उसका ये अपवाद स्वरूप है।
इसलिए भी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुछ जमीन हो सकता है कि सरकार का हो जाए, और बाकी जमीन ज्यादातर है जो नहीं हुआ है और ना होगा, न हो सकता है। तो उस सरकारी पक्ष में भी जो सक्षम पदाधिकारी हैं या जो विभागीय पदाधिकारी हैं, कहीं उनसे भूल हुई उनके समझ में, या जो कानून का व्याख्या उसको नहीं ठीक से समझने से उस सभी जमीन को ये मान लिया कि जो बकास्त है जमींदारी उन्मूलन के बाद उस सरकार की हो गई, इसलिए वैसा संकल्प पत्र से दिशा निर्देश दे दिया गया और निबंधन कार्यालय को भी पत्र लिख दिया गया। तो जहां तक वैधानिक पक्ष है, एक ही स्थिति है जहां पर कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कोई भी लगान किसी ने किसी को नहीं दिया और सरकार के कब्जा में रह गया। तो सरकार का कब्जा का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सरकार जाकर के उस पर बैठ गई। सरकार तो एक खास कोई व्यक्ति है नहीं। सरकार एक प्रक्रिया के तहत सरकार बनती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं जो लोग, वो लोग फिर सरकार बनाते हैं। फिर उसका एक होता है राज्य में जो होता है जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं। तो अकेले मुख्यमंत्री भी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार का काम काज का जो जिसके सील से, जिसके मोहर से या जिसके दस्तखत से कामकाज होता है वो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय। तो सरकार के सबसे बड़ा पदाधिकारी राज्यपाल महोदय, जिसको गवर्नर कहते हैं, वो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री को ये अपॉइंट भी करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। तो इस वैधानिक परंपरा में सरकार है तो सरकार एक तंत्र है। तो तंत्र के ओर से कोई मकान बना लिया तो सरकार का मकान बन गया तो कब्जा माना जाएगा। लेकिन अगर जिसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, पड़ती जमीन है, सरकार खेती तो करती नहीं है, तो पड़ती जमीन भी है तो सरकार का ही रहा, किसी का राइट नहीं होगा। हाँ, अगर उस जमीन पर कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन क्लेम करता है तो उसका अलग है कि हम नाजायज तरीके से कब्जा किए हुए हैं और पहले से हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन अब हम 30 साल पूर्व कानून के हिसाब से 60 साल था, अभी 30 साल है सरकारी भूमि पर, जिसको विलोम कब्जा कहते हैं, एडवर्स पोजीशन। तो उसका अलग कानून है, वो फिर बाद में आगे बताएंगे। तो जनरल रूप से ही हुआ, साधारणतः जितनी भी बकास जमीन है, अगर वो जमींदार ने अपने कब्जा में रखा और रिटर्न में अपने नाम में शो किया तो वो जमींदार रैयत बन गया, सरकार मालिक बन गया। लगान निर्धारित अगर नहीं किया हुआ था तो लगान निर्धारित करके लगान वसूली का कार्रवाई होगा। लगान निर्धारण सरकार ही कर सकती है, जमींदार के आवेदन पर कर सकती है। और जो जमीन जमींदार ने अपने किसी नाता परिवार नौकर चाकर किसी को रैयत मान करके या जेन्युइन किसी रैयत को सेटल करके रिटर्न में शो कर दिया तो उसमें बिना लगान के वो नहीं शो करता है। किसी सर्विस टेन्योर में जैसे नौकर चाकर इस सबको माफ करके भी कर सकता था, तो वो बेलगान उसको बोलते हैं, बेलगान सेटलमेंट भी हो सकता है, उस तरह का ग्रांट जिसको कहते हैं उसमें। तो वो अगर दे दिया गया तो उसमें फिर सरकार के ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि जो जमींदारी में स्थिति थी उसी को मानना पड़ेगा। जमींदार जो है जो अधिकार रखता था सरकार के पास वही सब अधिकार आया। तो ऐसी स्थिति में वो जमीन सरकारी इनमें कब्जे में आने के बाद भी वो बेलगान ही माना जाएगा। फिर जिसका जमीन बेलगान है फिर उसका ऑप्शन है, वो चाहे तो लगान देने का इच्छुक है तो वैसे जमीन का वो लगान निर्धारण करा सकता है। आजकल बहुत ज्यादा विवाद होने लगा है तो बहुत लोग बेलगान जमीन का भी वॉलंटरली माने स्वयं जाके सरकार से आवेदन देके कहते हैं कि हम लगान देना चाहते हैं, मेरा जमीन का लगान निर्धारण कर दिया जाए। तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो किया जा सकता है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 7 इनका है, बकास्त मालिक जमीन का यदि मामला बनता भी है तो यह रैयत और जमींदार के बीच का मामला है, इसमें सरकार क्यों भागीदार बनी हुई है, विवाद का निपटारा सरकार के स्तर से होनी चाहिए। ये भी इनका भ्रम है, इसलिए ऐसा, या तो गहन अध्ययन इन्होंने नहीं किया या अनुभव की कमी है। अब भूतपूर्व जमींदार का कोई अस्तित्व नहीं रहा। भूतपूर्व जमींदार को जो अधिकार था और उनके जितने अधिकार थे उसको बचाने के लिए जो प्रावधान बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में बनाया गया उसके तहत जो अधिकार उनका बच गया वही जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके पास रहा। उसके अलावे जमींदार के रूप में उनका कोई अधिकार नहीं रहा, वो समाप्त हो गया। तो आज अगर कोई बकास जमीन का मामला होता है तो उसमें भूतपूर्व जमींदार का कोई अहमियत नहीं है, उसके जगह पर तो जो रिटर्न आया वही बेसिस है। तो सरकार और वो पर्टिकुलर रैयत जो दावा कर रहा है उसके बीच का मामला है। इसलिए ये प्रश्न का
ये कहना कि विवाद का निपटारा सरकार के स्तर से होनी चाहिए, तो सरकार के स्तर से होनी चाहिए, सरकार इसका निपटारा करेगी। भूतपूर्व जमींदार का तो पैसे नहीं है। दोनों तरह का बात ही बोलते हैं, इसीलिए लगता है इनका कन्फ्यूजन। पहले कहते हैं बकास मालिक जमीन का यदि मामला बनता भी है तो यह रैयत और जमींदार के बीच का मामला है, ये रैयत और जमींदार के बीच का मामला नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आता हो कि कोई रैयत कहे कि बकास्त मालिक जमीन हमको जमींदार ने बंदोबस्त कर दिया था, और जमींदार का कोई वारिस ये कहता है कि नहीं, ये बंदोबस्त नहीं किया था, इसका बंदोबस्ती जाली फरेबी है, और ये जमीन हम लोग के जमींदारी के समय में कब्जा में था और जमींदारी जाने के बाद आज भी मेरा ही कब्जा में है, तो वो भी व्यक्ति आज की तारीख में रैयत है सरकार के अंदर। तो ये झगड़ा दो रैयत के बीच में हुआ या भूतपूर्व जमींदार के वारसान के बीच में हुआ, तो इसका निपटारा सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता है। ये इसका निपटारा जब भी होगा तो सिविल कोर्ट के द्वारा होगा, अगर ऐसा कोई विवाद आता है तो। दूसरा इसमें कहते हैं सरकार क्यों भागीदारी बनी हुई है, ये प्रश्न तो और दिग्भ्रमित करने वाला है। बार बार हम कह रहे हैं कि सरकार ही अब जमींदार है, सारा अधिकार सरकार के पास है, तो जब भी इस तरह का मामला आएगा कोई, तो सरकार तो जरूरी पक्ष है। अगर सिविल कोर्ट में भी केस लाया जाएगा तो सरकार को पार्टी बनाना जरूरी है। इसलिए ये प्रश्न भी एक तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इस पर ज्यादा कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इनका एक प्रश्न आता है, गैर मजरूआ खास गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती बस 50 तक करने की जमींदार को थी, परंतु सरकार यह मानकर क्यों चलती है कि बस 1908 से 50 तक कोई गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती हुई नहीं हुई है। सरकार को 1146 के उपरांत हस्ताक्षरित की गई धारा 4H मामले को देखने की, जबकि सरकार संपूर्ण गैर मजरूआ मालिक जमीन को अपनी ही मानती है। देखिए, ये लगता है कि मोस्ट कंफ्यूज्ड ऑफिसर हैं, और इसलिए ये प्रश्न जो कर रहे हैं सब कंफ्यूजन में कर रहे हैं। जानते हैं जरूर, लेकिन उसको ठीक से समझते नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं। उसके वजह से क्या है कि या तो कानून के जो धारा है उसका प्रावधान है उसको वो ठीक से पढ़ा नहीं, और ठीक से अगर पढ़ा हो तो उसको ठीक से समझा नहीं, और उसका बैकग्राउंड क्या था इनको मालूम नहीं था। हो सकता है लॉ के स्टूडेंट नहीं रहे हो तो इनको डिफिकल्टी हो सकती थी, क्योंकि कानून थोड़ा टेक्निकल होता है। ये बहुत सिंपल बात है कि खास जमीन गैर मजरूआ, ये बता चुके हैं, गैर मजरूआ माने जिसमें खेती नहीं होती है, तो खास का माने भी मालिक और मालिक का माने भी मालिक, तो उसको बंदोबस्ती करने का अधिकार था जमींदार को। तो बंदोबस्ती जब कर दिया तो बंदोबस्ती जायज भी हो सकता है, नाजायज भी हो सकता है। इसका संज्ञान लेते हुए जो कानून बनाने वाले थे, जो असेंबली से कानून पास हुआ, जो विधायिका का काम है कानून बनाना था, जितने विधायिका के लोग थे उन लोगों ने जब कानून बनाया जिससे कि जमींदारी का उन्मूलन हुआ, तो उसमें एक धारा जोड़ दिया गया 4 का H, अंग्रेजी वर्णमाला का H, 4H उसको बोलते हैं। तो उसमें जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई जमींदार अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कोई सेटलमेंट कर दे किसी कारण से, मालाफाइड इंटेंशन से, ज्यादा सरकार से मुआवजा लेने के चलते, या वो जमीन जब वो सरकार में नहीं जाए और उससे सरकार से बचाने के लिए अपने पास इलीगल तरीके से रखने के लिए किसी भी कारण से अगर वो कर रहा है, तो ऐसा मनमानी काम करने के कारण वो अधिकार जांच करने का किसी को देना चाहिए, तो वो जांच करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया, और उसके लिए प्रावधान बनाया गया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 4H में। तो उसमें एक तारीख निर्धारित कर दिया गया कि 1/1/1946 के पहले अगर जमींदार किसी भी प्रकार से किसी रैयत को बंदोबस्ती कर दिया तो उसको इंक्वायरी करने का 4H में कलेक्टर को अधिकार नहीं है। लेकिन 4H में अगर 46 के बाद का सेटलमेंट है, चूंकि 55 में जमींदारी गई, तो उसको वो जांच करेगा, जांच करने के बाद वो गड़बड़ पाया जाएगा, नाजायज पाया जाएगा, या धोखाधड़ी का उसमें उदाहरण मिलेगा, तो उसको रद्द करने का अधिकार है। यानी कि जमींदार के द्वारा बंदोबस्ती की गई कार्रवाई को अगर 1/1/46 के बाद का है तो कलेक्टर उसको रद्द कर सकता है। ये पावर उस कानून में कलेक्टर को दिया गया। अब इसका मिसयूज क्या हो रहा है,
ये हमको भी संज्ञान में आई, प्रश्न में इनका ही कहना है कि जब 46 के बाद का नहीं, लेकिन सरकार जो है पहले से भी जमीन अगर किसी का बंदोबस्ती है, यानी 50 से लेकर 55-56 तक है, वो तो देख सकता है। लेकिन अगर पहले से बंदोबस्ती है, उसके पहले का बंदोबस्ती है जिसमें उसको देखने का अधिकार नहीं है, तो उसको भी 1908 से 1950 तक का कोई गरमजोरा मालिक की जमीन बंदोबस्ती ही नहीं हुई है, ऐसा मानने का कोई औचित्य नहीं है। बंदोबस्ती तो कभी भी हो सकता है, जब से जमींदारी है तब से बंदोबस्ती हो रहा है। तो ये प्रश्न का आंसर यही है कि 46 के पहले पूरा अधिकार था और 46 के बाद भी अधिकार था। ऐसा नहीं है कि 46 के बाद का है तो सब रद्द हो जाएगा और कलेक्टर उसको रद्द कर देगा। 46 के बाद वही बंदोबस्ती रद्द होगा जो गलत मंशा से, गलत तरीके से किया गया था, अनाधिकार किया गया था या धोखाधड़ी के नियत से किया गया था। इसका आंसर यही है। तो क्वेश्चन 8 भी आंसर हो जाता है। अब फील्ड ऑफिसर के पास भय का माहौल है। 46 के पूर्व जमींदार द्वारा निबंधित माध्यम से हस्ताक्षरित जमीन का मालगुजारी निर्धारण में रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सरकार उसके ऊपर सरकारी जमीन का बंदोबस्त करने का आरोप लगा के कार्रवाई करती है। ये सब तो इंटरनल मामला है। सरकार कौन कर्मचारी को सस्पेंड करती है, सरकार कौन कर्मचारी पर दंड लगाती है, कौन सा कर्मचारी क्या सही करता है, क्या गलत करता है, ये तो विधि व्यवसायी के संज्ञान में रहता है। हम लोग जानते हैं, पर्सनल नॉलेज है, केसेज में देखते हैं। बहुत केसेज में, एक बार बहुत पहले की बात है, 1970 में एक कर्मचारी था और बिहार शरीफ अंचल का कर्मचारी था, जो गैरमजरूर आम पोखर था, उस गांव में एकमात्र पानी का सोर्स था। उसको जाली बंदोबस्ती कर दिया, कुछ पैसा लेकर के बैक डेट में जमींदार से मिल करके वो हुक्मनामा बना करके और जमींदारी रसीद काट करके और सरकार का रसीद भी वो मैनेज करके कटवा दिया। और वो दबंग आदमी था गांव का, वो जमीन भर भुर करके उसमें जानवर बांधने लगा और थोड़ा सा जमीन बचा, इससे गांव में बहुत दिक्कत होने लगा। तो उस कर्मचारी एज ए वकील जब हमारे पास गांव के लोग आए जनता के प्रतिनिधि के रूप में केस करने के लिए, तो हमने केस करने के पहले सरकारी स्तर पर उस कर्मचारी के विरुद्ध कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करने के बाद उसके विरुद्ध इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के बाद वो सही पाया गया और उसको इंक्रोचमेंट से हटा करके रिस्टोर किया गया और कर्मचारी की नौकरी ही समाप्त हो गई। तो आज के तारीख में परिस्थिति है कि कर्मचारी इतना दबंग हो गया है कि पैसा भी जायज नाजायज कमा रहा है और प्लस ऊपर से उसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो ये सब हमारे वैधानिक पक्ष का विषय नहीं है जिसका हम जवाब दे सके हैं। वो केस टू केस है। जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई किया है या कर्मचारी कोई दोषी है, घूस लेता है, पैरवी करता है, गलत काम करता है, तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई होगा। आम जनता से ही अनुरोध है कि जितने भी घूसखोर कर्मचारी है, चाहे किसी भी पद पर हो, तुरंत उसके खिलाफ वरीय पदाधिकारी के पास कीजिए, केस कीजिए। जो कोई कागज छिपा लिया है, नहीं बता रहा है, तो सूचना का अधिकार का प्रयोग कीजिए और उसमें वैधानिक तरीके से लड़िए। और अगर कहीं से सुनवाई नहीं होता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो भी वैधानिक प्रावधान है उसके अंतर न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में आइए, सिविल कोर्ट में जाइए, क्रिमिनल केस बनता है तो क्रिमिनल केस कीजिए। बाकी ये सब चीज इंटरनल मैटर है। जहां तक विधि परामर्शी के रूप में हमारा उत्तर देने का उत्तरदायित्व है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जमींदार को हर प्रकार के जमीन का, यहाँ तक कि गैर मजरूआ आम जमीन को भी बंदोबस्त करने का अधिकार था। इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पूरा जमीन अंग्रेज ने सेटलमेंट में परमानेंट, पूरे जमींदारी के अंदर जितना भी जमीन था वो सब जमींदार के पास परमानेंट सेटल हो गया, तो पूरा मालिक वही हो गया, चाहे नेचर ऑफ लैंड कुछ भी हो। हाँ, उसकी उपयोगिता, आम जमीन की उपयोगिता आम आदमी के लिए है, तो आम आदमी का जितना अधिकार था यूज करने का उतना जमींदार का भी था। लेकिन अगर वो बंदोबस्त कर दिया तो उसका कई कारण है, जिस कारण से वो सही ठहराया जाएगा, जो कि अपवाद स्वरूप है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए आम जनता को कि गैरमजरूआ आम को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं था। अब इसके आगे की कड़ी में बतावें कि अगर बंदोबस्त करता है तो कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, उसका कई कारण है। लेकिन अभी ये साधारण रूप से यही सर्वमान्य है कि उसको नहीं था, लेकिन वो मालिक था, कारण था, अपवाद स्वरूप वो कर सकता था। ये अगले कड़ी में फिर आपको बताया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 भी इनका समाप्त हो जाता है। आज यही 2 प्रश्न और फिर अगला प्रश्न
अगले लेक्चर में समाप्त कर दिया जाएगा और तब आगे फिर स्पेशल टॉपिक पर फिर हम लोग आएंगे।